मेरे पति मुझे भरी जवानी में ही अकेला छोड़कर चले गए। अभी मेरी उम्र कोई बहुत ज्यादा भी नहीं थी और मैं विधवा हो गई थी। एक ऐसा ही दिन था जब दो लोग मेरे घर आए, एक बुढ़ा आदमी और एक खूबसूरत जवान लड़की। उन्होंने कहा कि उनको मेरा घर किराए पर चाहिए। मैंने भी बिना वेरिफिकेशन के उन्हें घर किराए पर दे दिया। मैंने सोचा कि अच्छा है, मुझे एक फैमिली मिल गई। अकेले लोगों को मैं वैसे भी नहीं रखना चाहती थी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे खुशी है कि मैं आपको ये घर दे रही हूँ। अब आप बाप बेटी इस घर में रहेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा ही है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब उस लड़की ने कहा कि ये मेरे पापा नहीं, मेरे पति हैं। कुछ समय के लिए तो मैं एकदम चुप हो गई। वो आदमी तो काफी बुढ़ा लग रहा था और लड़की बहुत जवान थी, खूबसूरत थी। पर मुझे क्या करना था, मैंने उन्हें अपना घर किराए पर दे दिया। कुछ ही दिनों में वो मेरे घर में आकर शिफ्ट हो गए। पता नहीं क्या हुआ कि हर रात मुझे कहीं से चीखने चिल्लाने की बहुत तेज तेज आवाज आती थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, और मेरी हमेशा आंखें खुल जाती थी। पूरी पूरी रात मैं जागी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो बुढ़ा आदमी अपनी जवान बीवी के साथ बहुत जुल्म करता है, तभी वो इतने दर्द से चिल्लाती है। एक दिन मैंने उस लड़की को अपने घर आने के लिए कहा। मेरे पास आते ही वो मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर में उसको होश आया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो वो कहने लगी कि दीदी, अगर आप मेरी कहीं से भी थोड़ी मदद कर सकती हैं तो प्लीज मेरे कमरे में कैमरा लगवा दीजिए, ताकि मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर पाऊं और अपने पति के खिलाफ। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे घर किराए पर रहती हो, मैं तुम्हारे कमरे में कैमरा तो नहीं लगा सकती, तुम्हारा पति क्या कहेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपना फोन जरूर दे सकती हूँ। तुम इसमें रिकॉर्डिंग कर लेना और फिर हम ये सबूत पुलिस को दे देंगे। वो मेरा फोन लेकर चली गई। अगली ही रात जब उस लड़की ने मुझे वो वीडियो दिखाई तो मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि वो बुढ़ा उस जवान लड़की के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रजनी है। मेरे पति का नाम समर था। मेरे पति मुझे शादी के 2 साल बाद ही छोड़कर चले गए। अभी तो हमने ठीक से जीना शुरू भी नहीं किया था कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। भरी जवानी में मैं अकेली रह गई थी। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरी जिंदगी तो मानो ऐसी हो गई थी कि जैसे इसमें कोई रंग ही ना हो। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कैसे करूं। पूरे दिन खाली घर मुझे काटने को दौड़ता था। रातों की तो क्या ही बताऊं। सारी सारी रात मैं जागते हुए गुजार देती थी, क्योंकि देर रात आसपास के कुत्ते इतनी ज्यादा भौंकते थे और रोते थे कि मैं डर के मारे उठकर बैठ जाती थी। ऐसा नहीं था कि ये कुत्ते अभी अभी यहाँ आए थे या इन्होंने अभी भौंकना और रोना शुरू किया था। ये तो पहले भी ऐसे ही किया करते थे, लेकिन तब मेरे साथ, मेरे बराबर, मेरे समर सोए हुए होते थे। उनके होते हुए मुझे कभी डर ही नहीं लगा। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर पति साथ हो तो हर चीज से लड़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। लेकिन समर के जाने के बाद तो मानो मेरा सब कुछ चला गया। एक एक रात मानो साल जैसी लगती थी, गुजरती ही नहीं थी। मेरे घर का ऊपर वाला कमरा हमेशा खाली ही रहता था। मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले कमरे को किराए पर दे देती हूँ। इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे डर भी नहीं लगेगा। कई बार तो मन में ऐसा ख्याल भी आता था कि कहीं घर में चोर वोर ना आ जाए। कुत्ते इतनी तेज तेज भौंकते थे कि लगता था शायद किसी को देख कर भौंक रहे हैं। आजकल का समय तो आप जानते ही हैं, चाहे चोर हो या कोई और, अकेली औरत को देखकर कोई नहीं छोड़ता। इन सब बातों से मुझे और ज्यादा घबराहट होती थी। मैं कभी भी जब मोहल्ले में निकलती थी तो आसपास के लोगों को बोल देती थी कि अगर कोई किराए पर लेने के लिए हो तो उसे भेज देना। मैंने सोचा कि आज बोलना शुरू कर रही हूं तो महीने 2 महीने में तो मिल ही जाएगा। लेकिन जिस दिन मैंने बोला उस दिन शाम को ही एक बुढ़ा आदमी और औरत घर आए। उनको मैंने बैठने के लिए कहा और उन्हें कहा कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। तो वो कहने लगे कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो हम घर ढूंढ रहे थे। आपकी पड़ोसी से पता चला कि यहाँ आपके पास एक कमरा खाली है, तो बस इसीलिए आपसे बात करने चले आए। हम दोनों ही घर में रहेंगे। मैंने उन्हें कहा कि चलिए, मुझे वैसे भी फैमिली वाले लोग ही चाहिए थे। अच्छा हुआ आप बाप बेटी घर में रहेंगे तो ठीक रहेगा। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि ये मेरे पापा नहीं हैं, ये मेरे पति हैं। मैं दोनों को बड़ी हैरानी से देखती रह गई। वो बुढ़ा आदमी मुझसे पूछने लगा कि क्या आप हमें घर किराए पर दे देंगी। मैंने उन्हें कहा हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो आदमी बहुत खुश हो गया, पर ना जाने क्यों वो लड़की मुझे थोड़ी डरी सहमी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो वो कहना चाहती है,
बहुत उदास सी थी वो। खैर मुझे क्या करना था, मुझे अपना घर किराए पर देना था बस। उन्होंने किराया पूछा तो मैंने उन्हें किराया भी बता दिया। उनको किराए में कोई परेशानी नहीं थी, तो मेरे लिए भी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। मुझे मेरा मुंह मांगा किराया मिल गया था। उन दोनों के हाथ में मैंने घर की चाबी दी और मैं खुद नीचे आ गई। जो कमरा मैंने उन्हें दिखाया था वो उन्हें पसंद भी बहुत आया था। ना जाने मुझे रह रहकर ऐसा क्यों ख्याल आ रहा था कि भगवान जाने उस लड़की के माँ बाप की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इतने बुढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी। उस लड़की की तो सारी जिंदगी ही खराब हो गई। शाम को वो लोग अपना सारा सामान लेकर भी आ गए। वो लोग अपना सामान ऊपर सेट कर रहे थे। मैंने सोचा कि आज ये लोग इतना सारा काम कर रहे हैं तो बहुत थक गए होंगे। मैं सोचने लगी कि इनका आज रात का खाना यहीं बना देती हूँ, और उसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में मैंने 3 लोगों का खाना बनाया और अच्छे से निकालकर ऊपर उनके कमरे में देने के लिए चली गई। मैंने उनका दरवाजा बजाया। 2-4 बार बजाने पर भी उन्होंने जब दरवाजा नहीं खोला तो मैं भी सोचने लगी कि बेकार ही ऊपर आ गई। अभी मैं उन दोनों को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसे। जैसे ही मैं मुड़ी थी कि नीचे जाने के लिए कि दरवाजा खुला। सामने वो आदमी खड़ा था। मेरे हाथ में खाने की थाली देखते ही कहने लगा कि आप फालतू में ही परेशान हुई, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अभी मेरी बीवी खाना बनाने जा ही रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आज आपने शिफ्टिंग करी है तो आप लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तो मैंने सोचा मैं ही खाना बनाकर दे देती हूँ। मैं खाना अंदर रख देती हूँ और रीना से भी मिल लेती हूँ। रीना उस लड़की का नाम था। मैंने जैसे ही अपना एक कदम कमरे के अंदर रखा, वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि नहीं, वो अभी रीना सो रही है, उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, अगर कच्ची नींद में उठ जाएगी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं और मैं नीचे आ गई। इतनी सी देर में ही मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ गए थे इन दोनों को लेकर। मैं सोचने लगी कि इस आदमी ने एक ही समय में अपनी बातों से कैसे पलट गया। पहले बोल रहा था कि वो खाना बनाने जा रही है और फिर अचानक कहने लगा कि वो सो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन खैर इन दोनों में के बारे में मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। अब उन दोनों का आपसी रिश्ता कैसा है उससे मुझे क्या करना। मैंने खाना खा लिया। मैं सोच रही थी कि रन्ना मुझे धन्यवाद करने नीचे जरूर आएगी। काफी देर उसका इंतजार भी करती रही, पर वो नहीं आई। मुझे बहुत अजीब भी लगा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए मैं चली गई। आज मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि घर में और लोग भी तो हैं। समर के बारे में सोचते सोचते आंख लग गई मेरी। लगभग आधी रात हुई होगी कि बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं तो डर के मारे उठकर बैठ गई। इतनी तेज और इतनी दर्द भरी आवाज थी कि मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। घंटों गुजर गए थे, पर वो आवाज कम नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत दर्द में चीख रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर देखूं कि आवाज कहां से आ रही है। पहले मैं इतनी डरपोक नहीं थी, पर ना जाने जब से समर मुझे छोड़कर गए थे तो एक बर्तन के गिरने से भी मुझे डर लगने लग गया था। अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। पूरी रात अपने कानों पर हाथ रखे बैठी रही मैं। लगभग सुबह 5 बजे के आसपास आवाज आना बंद हुई। उसके बाद मैं सोई और सुबह 8 बजे फिर से उठ गई। किचन में गई, अपनी चाय बनाकर बाहर ड्राइंग रूम में लेकर आ गई। अभी वो आदमी ऊपर से नीचे उतरा और मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया और गेट के बाहर चला गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऑफिस जा रहा हो। मैं भी किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाया और खाकर फ्री हो गई। वो आदमी अब तक भी वापस नहीं आया था। अब मुझे विश्वास हो गया था कि वो शायद काम के सिलसिले में ही बाहर गया है। यही मेरे पास सबसे अच्छा मौका था रीना से मिलने का। वो यहाँ से कल से आई थी, पर मैंने उसे आज तक भी दोबारा नहीं देखा था। पता नहीं अंदर क्या कर रही थी। मुझे उससे मिलकर उसके बारे में जानना था। मैं फटाफट ऊपर उसके कमरे में गई। मैंने सोचा कि मिलकर उससे थोड़ी बहुत बात हो जाएगी और उसे जान भी जाऊंगी। काफी देर मैंने दरवाजा बजाया, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं वापस जाने ही वाली थी कि मुझे कुछ आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, दरवाजा अभी भी बंद ही था। तभी मुझे रीना की आवाज आई। वो कहने लगी कि रजनी दीदी आप ही हैं। बहुत ही दर्द था उस आवाज में। मैंने कहा रीना मैं ही हूं, दरवाजा तो खोलो। तो वो कहने लगी कि दीदी मैं दरवाजा कैसे खोलूं, मेरे पति दरवाजा बाहर लॉक करके गए हैं। तभी मेरी नजर कुंडी पर पड़ी और वहां पर एक छोटा सा ताला लटका हुआ था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या तरीका हुआ, जब तुम घर में ही हो तो वो बाहर से ताला क्यों लगाकर चला गया है।
तो वो कहने लगे कि दीदी क्या करूं, आप जानती हैं कि मैं जवान हूं और उनकी उम्र क्या है वो भी आपसे छुपी नहीं है। उनको हमेशा मुझ पर शक रहता है कि शायद मैं उनको छोड़कर किसी और के साथ चली जाऊंगी। मुझे बहुत दर्द होता है ये सब देखकर। वो कभी भी कहीं जाते हैं तो मुझे हमेशा इस तरीके से बंद करके ही जाते हैं। मैंने उसे कहा, पर तुम तो ठीक हो ना? तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या परेशानी होगी मुझे? पैसा, अच्छे कपड़े, सब कुछ तो है मेरे पास, बस जीवन की वो खुशी नहीं है। मुझे उसकी बातों से बहुत दुख हुआ। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से कोई मदद कर सकती हूँ तो मुझे जरूर बताना। वो बहुत ही अजीब हंसी हंसने लगी और कहने लगी कि आप मेरी क्या मदद करेंगी दीदी? जब मेरे खुद के घर वाले मेरी कोई मदद नहीं कर पाए तो आप कैसे करेंगी? उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और मेरी शादी करा दी। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो बस भगवान से प्रार्थना करिएगा मेरे लिए। मैंने उसे कहा कि मैं जरूर करूंगी और इतना बोलकर मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। मुझे तो रीना के माँ बाप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या सोचकर उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की जिंदगी की शादी इस बुढ़े आदमी से कर दी थी। उसकी पूरी जिंदगी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वो कैसे इस आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। तभी मुझे रीना का पति आता हुआ दिखाई दिया। मुझे देखकर वो फिर थोड़ा मुस्कुराया और ऊपर कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी कि काश रीना का पति अगर रीना को यूं कमरे में बंद करके ना रखता तो उसकी और मेरी आपस में दोस्ती हो जाती। वो अपना दुख बांट सकती थी और मैं भी उससे अपना दुख बांट लेती। पूरा दिन इसी तरीके से हमारा निकल जाता। मुझे तो हमेशा से ही अकेलापन महसूस होता था, इसलिए तो किराएदार को रखा था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसका पति तो उसी को बंद करके चला जाता था। खैर, वो उनकी अपनी जिंदगी थी। मैंने अपना दोपहर का खाना बनाया और अपने बाकी घर के कामों में लग गई। रात होने को थी। खाना खाकर मैं फिर अपने बिस्तर में गई। समर की यादें हमेशा मेरे सामने रहती थी। बहुत याद आती थी मुझे उनकी। हर रात उनकी यादों में ही बीत जाती थी। फिर आज समर को याद करते हुए मेरी आंख लग गई। आधी रात का ही समय था कि फिर से वही चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। हर रोज मैं इन आवाजों को नहीं सहन कर सकती थी। मुझे जानना था कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। इतनी हिम्मत जुटाकर मैं अपने कमरे से बाहर गई तो महसूस हुआ कि ये आवाजें मेरे और पास आ गई हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुना तो पता चला कि ये आवाज कहां से आ रही थी। ये आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी, जहां पर रीना और उसका पति रहते थे। पर वो इतने दर्द में क्यों चिल्ला रही थी? क्या कर रहा था वो उसके साथ? मैं फटाफट सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और रीना का दरवाजा बहुत जोर जोर से बजाने लगी। काफी देर में दरवाजा खटखटाया पर उन लोगों ने दरवाजा खोला ही नहीं। मैं वहीं खड़ी होकर सब चीखें सुन रही थी। बहुत शोर आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, बस दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। धीरे धीरे समय बीता तो चिल्लाने की आवाज कम हो गई। मैं भी थक हार के नीचे आ गई। आज तो नींद क्या ही आती। बैठे बैठे ही सुबह हो गई। सुबह फिर से वो आदमी तैयार होकर बाहर निकलने लगा कि मैंने उससे कहा कि रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो सामने में आकर सोफे पर बैठ गया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती वो कहने लगा कि मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या सवाल है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। वो कहने लगा कि आप रीना के बारे में पूछना चाहती हैं ना? आप उसको लेकर परेशान हो रही हैं कि वो रात को क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी यही चिंता रहती है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई भी हल हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा। ये बात बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मुझसे छुपते छुपाते उसने अपने आंसुओं को पोंछा। मैंने उसे कहा कि हल मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझे अपनी परेशानी बताओगे। मैं जानना चाहती हूँ कि रीना को क्या परेशानी है, वो क्यों रात को यूं चीखती चिल्लाती है। वो कहने लगा कि एक बार गौर से मुझे देखिए और रीना को देखिए। आपको लगता है कि हम दोनों का आपस में कोई भी मेल है? मेरी उम्र देख लीजिए और रीना की उम्र देख लीजिए। आपको लगता है कि मैं उसे कभी भी खुश रख सकता हूँ? आपने भी तो मुझे उसका बाप ही समझा था। मुझसे बस एक ही गलती हुई, वो ये थी कि मैं उसके पापा की बातों में आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था। बात दरअसल ये है कि उसके पापा ने मुझे 5 लाख उधार लिए थे। काफी समय हो गया था, लगभग 4 साल। वो मुझे वो पैसे दे ही नहीं रहे थे, टाले जा रहे थे और मुझे मेरे पैसे चाहिए थे। लेकिन बस अब हद हो गई थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। मेरी बात सुनते ही उसके पापा बहुत ज्यादा डर गए थे उस दिन। वो मुझे कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी।
तो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, तुम एक काम करो, तुम मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो। उसने झट से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर मुझे दिखा दी। बेहद खूबसूरत थी। मैंने उसे कहा कि अभी ये किस तरीके की बातें कर रहे हो आप? तो मुझे कहने लगा कि देखो, पैसे तो मेरे पास है नहीं, अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो तुम कर लो, नहीं तो मैं इसकी शादी किसी और से कर दूंगा और पैसे ले लूंगा। मैं तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था। मेरी शादी काफी समय पहले ही हो गई थी। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। बच्चे को जन्म देते हुए वो और मेरा बच्चा दोनों ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अकेलापन मुझे बहुत काटने को दौड़ता था। जब रीना के पापा ने मुझे ये ऑफर दिया तो मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, और मैंने रीना से शादी कर ली। शादी की रात ही रीना ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और मेरे मुंह पर भी थूक दिया। वो कह रही थी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे शादी कर ली है तो अब तुम बहुत खुश रहोगे? मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी और ना ही मैं तुम्हें आज के बाद कभी चैन से जीने दूंगी। उस रात भी वो बहुत ज्यादा चीखी चिल्लाई थी। इतना चीखती चिल्लाती थी कि उसके चक्कर में मुझे मेरा खुद का घर छोड़ना पड़ा। ऐसे ही आज तक मैं बहुत घर बदले हैं। जहां पर भी घर लेता हूँ वहां के लोगों को लगता है कि मैं इस पर बहुत अत्याचार करता हूँ, इसलिए ये रातों को इतना चीखती चिल्लाती है। आपको भी तो यही लगा था, लेकिन वो इतना सिर्फ इसलिए चीखती चिल्लाती है ताकि मेरी बेइज्जती हो। पिछले कई सालों से मैं इस बेइज्जती को महसूस कर रहा हूँ। लोगों से नजरें नहीं मिला पाता मैं। मेरे खुद के घर वालों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत गंदा आदमी हूँ। उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। आप ही यहाँ पर आने से पहले मैंने रीना को बहुत समझाया था, उसके आगे हाथ तक जोड़ा था कि मेरी उम्र के इस पड़ाव में मुझे इस तरीके की शर्मिंदगी मत दो, लेकिन वो यहाँ आकर भी पहली रात से ही शुरू हो गई। धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन भी खराब होने लगा था। उसका वैसे ही इलाज चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगी। काफी इम्प्रूवमेंट भी है। अब इसमें बेचारी रीना की भी तो कोई गलती नहीं है ना, इसलिए मैं उसे हमेशा प्यार से रखने की ही कोशिश करता हूँ। और यही वजह है कि मैं अगर कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ। आप नहीं जानती, जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी को भी जख्मी कर सकती है, कुछ भी उठाकर फेंक देती है। बस यही वजह है उसे अंदर बंद करने की। उसकी बातों को सुनकर मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था। कहीं से लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, सच ही लग रहा था। मैंने उसे कहा कि भैया अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा कि आप उसको ताला लगाकर मत जाइए, मैं धीरे धीरे उससे बात करूंगी, हो सकता है धीरे धीरे उसके दिमाग की हालत में सुधार हो। जब वो लोगों से मिलेगी, बात करेगी तो। उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो लोगों पर हमला भी कर देती है। गुस्से में मैंने कहा कि आप उसकी फिक्र मत करिए, अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदार मैं आपको नहीं मानूंगी। उन्होंने उस वक्त अपनी जेब से कमरे की चाबी निकालकर मुझे दे दी और साथ ही साथ मुझे ये भी कहा कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि वो उसको गुस्सा आ रहा है तो आप उसी समय घर छोड़कर बाहर चली जाइएगा और मुझे फोन कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। चाबी लेकर मैं रीना के कमरे में गई और उसका दरवाजा खोला। उसको जैसे सब कुछ पता ही नहीं था। वो चुपचाप सोफे पर बैठकर ना जाने किस गहरी सोच में गुम थी। मुझे अचानक देखकर डर गई। पूछने लगी कि ये कैसे हो गया, आपको ताले की चाबी कहाँ से मिली, कैसे खोला आपने दरवाजा? मुझे उसके पति की बातों पर भरोसा तो हो ही गया था, लेकिन मैं दोबारा एक बार रीना से भी बात करके चेक करना चाहती थी। रीना मुझे देखकर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे बहुत दिनों से एक ऐसे कंधे की जरूरत थी जिसमें मैं गले लगाकर रो सकूं, अपने मन की सारी बातें कह सकूं। दीदी आप मुझे मेरी बड़ी बहन जैसी ही लगती हैं। मैंने कहा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम हर रोज रात को इतना चीखती चिल्लाती क्यों हो? क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है? वो कहने लगी कि नहीं दीदी, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। रीना की ये बात सुनकर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। कल तो ये कुछ और बोल रही थी, आज कुछ और बोल रही है। उसके बाद कहने लगी कि दीदी आप मुझे अपना घर दिखाएंगी, आपने कैसे अपने घर को सजाया है? मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। हम दोनों ही नीचे आ गए। अभी मैं उसके साथ नीचे आई ही थी कि उसने मुझे अपना पेट दिखाया। उसके पेट पर जले का बहुत गहरा निशान था। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ? तो वो कहने लगी कि दीदी जब आप कल घर आई थी ऊपर, तो मैंने आपसे जो भी बात की थी वो सब ना जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली थी। शायद उन्होंने कुछ घर में लगा रखा है, पर और वापस आकर उन्होंने मेरे साथ ये किया।
पर ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब चीजें तो मैं हर रात को झेलती हूँ। अगर आपने किसी दिन देख लिया कि मेरे ऊपर क्या बीतती है तो यकीन मानिए आपको महीनों होश नहीं आएगा। वो कहने लगी कि दीदी अगर आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगवा दीजिए, ताकि मेरे पति जो भी मेरे साथ करता है वो सब रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद आप वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाइएगा ताकि उसके गुनाहों की सजा उसे मिल जाए। मैंने रीना को कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं तो इन दोनों पति पत्नी की बातों में ही फंस गई थी। मुझे तो दोनों से बात करने पे दोनों ही सही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। अब तो शायद कैमरा ही कुछ बता सकता था। खैर, अब मैं रीना को नीचे ले आई थी तो मैंने सोचा कि उसका मन बहल जाएगा, उसे अपना कुछ सामान दिखा देती हूँ। मैंने उसे अपनी ज्वेलरी, अपनी साड़ियां, सब कुछ दिखाई। वो बहुत खुश हुई उन सबको देखकर। फिर उसने और मैंने साथ में चाय भी पी। चाय रीना ने ही बनाई थी, मेरे लिए भी। बहुत अच्छा लगा मुझे काफी दिनों बाद यहाँ इस तरीके से उससे बात करते हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई दोस्त मिल गया हो। कैमरा मैंने ऑर्डर कर दिया था, अभी कैमरे को आने में 2-4 दिन थे। आज घर में कुछ मीठा बनाने का मन था तो मैंने खीर बनाई, सोचा रीना को भी दे देती हूँ। ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर जा ही रही थी कि मेरे कानों में रीना की आवाज पड़ी। वो ना जाने किसी से फोन पर बात कर रही थी। कह रही थी कि आज रात को पूरी तैयारी से आना, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको काबू पाने में मुश्किल नहीं होगी और कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं उल्टी कदम ही वापस आ गई। मैं सोचने लगी कि शायद रीना ही गलत है। हो सकता है कि इसका कोई प्रेमी हो जिसको ये घर बुलाती हो और उसको अपने पति को बांध देती हो और इस तरीके से चीखती चिल्लाती हो जिससे दूसरों को उसके पति पर ही शक हो और कि वो उसे मारता है, और इसी तरीके से वो अपने मन की भी करती रहे। उसी समय मैंने अपनी एक जान पहचान की पुलिस ऑफिसर को फोन किया। वो मेरी दोस्त थी। मैंने उसे ये सारी बात बताई। मैंने उसे कहा कि शायद आज रात को उसका प्रेमी आएगा, तुम भी आ जाना ताकि पता तो चले कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने कहा कि वो समय से आ जाएगी। मैंने खाना खाया और अपनी दोस्त का इंतजार करने लगी। ना जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गई, क्या हुआ है मुझे। तो मेरी दोस्त कहने लगी कि रजनी, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। काफी समय से हमें एक चोरी की शिकायत मिल रही थी जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था। ये लोग लोगों के घर पर किराए पर मकान लेते थे, उसके बाद अपनी दुख परेशानी मकान मालिक को बताने लग जाते थे। बेचारा मकान मालिक इन पति पत्नी की बातों में ही उलझ कर रह जाता था और बाकी सब छोड़ देता था। यही सब इन्होंने तुम्हारे साथ भी किया। तुम इन दोनों की बातों में उलझ कर रह गई और तुमने तो उस रीना को खुद से अपने जेवर, कपड़े, सब कुछ दिखा दिया। जिस रात तुमने मुझे फोन किया था उस रात उन लोगों ने तुम्हें खाने में नींद की गोली दे दी थी। तुम सोई और सोई रह गई। जब हम तुम्हारे घर पहुंचे तो तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वो लोग तुम्हारे घर में चोरी कर ही रहे थे। पुलिस की मदद से हमने उन सभी को पकड़ लिया और वो लोग अभी जेल में हैं। अपनी दोस्त की बात सुनकर तो मैं एकदम सदमे में चली गई थी। ये किस तरीके के लोग होते हैं? लोग चोरी करने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। किसी का भरोसा तोड़ते समय इनको शर्म नहीं आती? खैर, गलती तो मेरी भी थी ना। किराए पर उन्हें रखने से पहले मुझे अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं की। मैं अपने पूरे घर में अकेली ही रहती हूँ। अकेलापन होता है, लेकिन ऐसे किसी को अपने साथ रखने से तो बहुत अच्छा है कि अकेलापन ही है। अब मुझे किसी भी अनजान व्यक्ति से बहुत डर लगने लग गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने मम्मी पापा के पास उनके घर चली जाती हूँ। यहाँ पर और अकेले मैं नहीं रह सकती। बहुत याद आती है मुझे समर की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।